गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और देखिए चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना ऑडिटिंग का प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ी है ऑडिटर की बहुत सारी की हमने लाइबिलिटीज पढ़ी है, क्रिमिनल लाइबिलिटीज तक हम कंप्लीट करके आ गए हैं। कंपनी की जो लाइबिलिटी थी, मेन पार्ट सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी था, तो हमने क्रिमिनल लाइबिलिटीज तक कंप्लीट कर लिया। अब हम कह रहे हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि अगर जो हमारा ऑडिटर है वो अगर अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर देता है, तोड़ देता है, तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन है, किस तरीके से उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। Earlier, the companies usually provided in their articles that the auditor should not be held liable for damages. कहते हैं जैसे पहले की जो कंपनीज थी वो अपने आर्टिकल्स में ये मेंशन करके रखती थी, ये लिखती थी कि जो ऑडिटर है वो डैमेजेस के लिए लायबल नहीं होंगे एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट। कब के किस केस को छोड़ के, एक तो उनके विलफुल नेग्लिजेंट है यानी जानबूझ के उन्होंने कोई नेग्लिजेंस दिखाई है या फिर उन्होंने डिफॉल्ट किया। अगर ये दो केस है, विलफुल नेग्लिजेंस एंड डिफॉल्ट, तब तो ऑडिटर लायबल होगा। लेकिन अगर इन दोनों केसेस को छोड़ दिया जाए तो ऑडिटर लायबल नहीं होगा। दिस इज वेल इलस्ट्रेटेड इन द केस ऑफ सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये फिर केस दिया है सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का। इस केस में ऐसा ही हुआ था, वेयर इन द ऑडिटर्स वर हेल्ड गिल्टी ऑफ अ ब्रीच ऑफ नेग्लिजेंस, जहां पे ऑडिटर नेग्लिजेंस को ब्रीच करने के लिए लायबल पाए गए थे, गिल्टी पाए गए थे, बट एज ए नेग्लिजेंस डिड नॉट अमाउंट टू विलफुल नेग्लिजेंस। लेकिन जो उनकी नेग्लिजेंट थी, उन्होंने जो नेग्लिजेंस दिखाई थी वो विलफुल नेग्लिजेंस के अंडर नहीं आती थी। दे वर प्रोटेक्टेड बाय द आर्टिकल्स एंड थस एक्सेप्ट लायबिलिटी, और इसीलिए वो लायबिलिटी से बच गए थे। उनकी जो नेग्लिजेंट मिली वो विलफुल नेग्लिजेंस नहीं थी। तो कहते हैं जो कंपनी के आर्टिकल्स में पहले से ही मेंशन होता है कि ऑडिटर केवल और केवल दो सिचुएशन में लायबल होगा, जब या तो उसने विलफुल नेग्लिजेंस दिखाई है या फिर सेकंड केस उसने डिफॉल्ट किया है, वरना फिर वो लायबल नहीं होगा। ठीक है जी। The Indian company law, however, provides that any provision in the articles of the company or any contract which exempt the auditor from liability for negligence and default, कहता है जो इंडियन कंपनी लॉ है वो कहता है उसके प्रोविजन के अंडर कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल्स में या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये बात एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती कि जो ऑडिटर है उसकी ना नेग्लिजेंस के लिए लायबिलिटी है ना डिफॉल्ट के लिए लायबिलिटी है। मतलब कंपनी लॉ ये कहता है कि आप ऐसी प्रोहिबिशन, आप ऐसे एग्जम्पशन नहीं लगा सकते। मतलब इन दोनों केस के लिए तो ऑडिटर लायबल होगा ही होगा। डिफॉल्ट, मिसअफियंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिलेशन टू द कंपनी शैल बी वॉइड। तो यही बात कह रखी है कि जो इंडियन कंपनी लॉ है वो ये कहता है कि अगर आर्टिकल्स जो कंपनी का है उसके अंदर आपने ऐसा प्रोविजन डाल दिया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाते हो कि ऑडिटर की ना नेग्लिजेंस से रिलेटेड कोई लायबिलिटी, ना डिफॉल्ट से, ना मिसअफियंस से, ना ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, तो कहता है अगर ऐसा कोई प्रोविजन कंपनी ने डाल दिया है तो वॉइड है। ओके जी। सेक्शन 463 of the Companies Act 2013 provides that courts may grant relief to officers of the company, including the auditors, in cases where there is no suggestion of dishonesty or unreasonable conduct। कहता है कि जहां पे ऑडिटर की कोई भी वो नहीं मिलती, मतलब कि ऑडिटर की कोई गलती नहीं मिलती, तो वहां पे हम ऑडिटर को मुक्त कर सकते हैं, ऑडिटर की लायबिलिटी को। सेक्शन 463 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट मे ग्रांट रिलीफ टू ऑफिसर्स ऑफ द कंपनीज इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स इन केसेस वेयर देयर इज नो सजेशन ऑफ डिसऑनेस्टी एंड अनरीजनेबल कंडक्ट। अगर यहाँ पे अनरीजनेबल कंडक्ट और डिसऑनेस्टी का केस नहीं है तो ऑडिटर को और ऑफिसर्स जो इसके अंदर इंक्लूड होगी उन्हें क्या मिल जाएगी, उन्हें रिलीफ दे देता है कोर्ट। ये जो सेक्शन 463 है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये बात कहता है। ओके जी। अब हमारी आती है लायबिलिटी ऑफ ऑनररी ऑडिटर। जो ऑनररी ऑडिटर होता है इसका मतलब होता है एक ऐसा ऑडिटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी ऑनररी मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑडिटर हमने अपॉइंट किया, उसकी लायबिलिटी कैसे होगी। वो कहता है भाई मैं तो ना फ्री में अपॉइंट किया गया हूँ, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं चाहे नेग्लिजेंस करूं चाहे मैं फ्रॉड करूं, कुछ करूं, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो कहा जाता है ऑनररी ऑडिटर इज इक्वली लायबल फॉर नेग्लिजेंस और मिसयूज ऑफ राइट। कहता है ऑनररी ऑडिटर भी इक्वली लायबल होगा नेग्लिजेंस अगर वो करता है, मिसयूज करता है राइट्स को, एज इज एन ऑडिटर हु इज रिसीविंग रेम्यूनरेशन। ऐसा ऑडिटर जो रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है और ऐसा ऑडिटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट, दोनों की लायबिलिटी इक्वल है। Some people believe that if an auditor examines the accounts of any concern without receiving any remuneration for the same, like in the case of our religious organization or an orphanage, कहता है कि अगर ऐसा केस है कि वो किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं या फिर वो किसी ऑर्फेनेज यानी कि जहां पर कि
जो ऐसे बच्चे पल रहे हैं जहाँ पे उनका कोई माँ बाप नहीं है, यानी अनाथ बच्चे, तो कहते हैं अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का केस कोई ऑडिटर संभाल रहा है, यानी उसकी चेकिंग कर रहा है, तो कहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है। कहता है अगर मैं रिसीव ही नहीं कर रहा हूँ कोई रेम्यूनरेशन, तो जाहिर सी बात है मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं। देन इफ ही इज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस इन एनी सच केस, अगर किसी भी ऐसे केस में अगर वो गिल्टी पाया जाता है, he will not be liable for the same since he did not receive any remuneration for his work. कहते हैं such a thinking is baseless, कि ऐसी जो थिंकिंग है ना ये बिल्कुल बेसलेस है। The responsibility of the auditor does not decrease even if he is honorary auditor. बेशक से वो honorary auditor है, लेकिन फिर भी उसकी जो responsibility है, उसकी जो liability है, वो कम नहीं होंगी, वो equal रहेंगी जो एक auditor remuneration receive कर रहा है उसके equal। In the case of Fair Deal Corporation Limited versus KG Rao, it was held that an auditor who does not receive any remuneration cannot be relieved of his liability for negligence by arguing that he did not receive any remuneration for doing the audit work। तो इसमें यही बताया है जो केस था फेयर डील कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस केजी राव, इसमें कहा कि ऑडिटर यही बात कहता है कि मैं रेम्यूनरेशन रिसीव नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। बेशक से मैंने नेग्लिजेंट तरीके से काम किया, विलफुल नेग्लिजेंस है, लेकिन फिर भी मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने आपसे एक पैसा ले रहा हूँ, तो मेरी कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहता है अच्छा जी, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते, आप बेशक से बिना रेम्यूनरेशन रिसीव किए ही ऑडिट का काम कर रहे हो, लेकिन आप इक्वली लाइबल हैं। लाइबिलिटी फॉर ऑडिटर्स फॉर लिबल, अब जो लाइबिलिटी आती है ऑडिटर्स की लिबल के लिए, इफ द ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट हैज इंक्लूडेड एनी स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर कोई ऐसी अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसे स्टेटमेंट इंक्लूड कर देता है विच मे बी इंसल्टिंग टू एनीवन, जिसकी वजह से किसी की इंसल्ट हो जाती है, बट इट इज प्रूव्ड दैट द स्टेटमेंट वाज मेड इन गुड फेथ, लेकिन वो बाद में ये बात भी प्रूव कर देता है कि जो मैंने स्टेटमेंट दी ये गुड फेथ में दी है, यानी किसी का बुरा चाहने के लिए मैंने स्टेटमेंट नहीं दी थी, लेकिन क्या हुआ, लेकिन गलती से किसी की इंसल्ट होगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, एंड विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन, ना मेरी कोई गलत इंटेंशन थी, देन द ऑडिटर कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर द सेम। तो फिर हम कहते हैं ऑडिटर आप इस चीज के लिए गिल्टी नहीं हो, इट्स ओके जब आपकी इंटेंशन ही गलत नहीं थी। Such a decision was given in the case of Lawless versus Anglo Encrypton Cotton and Oil Company. However, if the auditor, while issuing such a statement, is exceeding the limits of his duties, then he cannot claim protection from the same, even if the statement was made in good faith. देखो जी, स्टार्टिंग में ही हम लाइबिलिटी, ऐसे ऑडिटर की लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो लीबल के लिए, यानी लीबल का मतलब होता है कोई आपने ऐसी स्टेटमेंट दे दिया रिटर्न में कि आपने मतलब किसी के बारे में दी है वो स्टेटमेंट, अब वो स्टेटमेंट आपने ऐसे दे दिया कि आपने उससे किसी की इंसल्ट कर दिया, लेकिन आप बाद में प्रूव कर रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है ये गुड फेथ में दी है, तो इट मींस आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपने रॉन्ग इंटेंशन से वो स्टेटमेंट दी ही नहीं। लेकिन जो एक केस था हमारा, इस केस में क्या हुआ, अगर ऑडिटर अपनी लिमिट से ज्यादा ऑडिट, यानी जो उसकी ड्यूटीज है उनकी लिमिट को पार कर देता है, उनसे एक्सीड कर देता है, फिर चाहे वो बेशक से स्टेटमेंट देता रहे कि मैंने गुड फेथ पे स्टेटमेंट दिया, चाहे मैंने कुछ किया, लेकिन फिर वो अपनी लायबिलिटी से नहीं बच सकता, वो फिर प्रोटेक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है बात? ओके जी। अब आता है हमारे जॉइंट ऑडिटर्स। देखो जी, जॉइंट ऑडिटर्स क्या होता है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है, यानी कि ऐसे ऑडिटर्स हैं भाई, एक से काम नहीं चल रहा, ऑडिटर जॉइंट ऑडिटर्स काम कर रहे हैं। कहता है इन केस ऑफ अ मैनीफोल्ड इंक्रीज इन बिजनेस, अ कंपनी मे अपॉइंट मोर देन वन ऑडिटर्स सो दैट द ऑडिट वर्क कैन बी कंप्लीटेड विद ग्रेटर एफिशिएंसी इन लेसर टाइम। बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कम टाइम के अंदर अंदर हमारा ऑडिट वर्क कंप्लीट हो जाए, इसलिए जो कंपनी होती है वो जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं। Such auditors are known as joint auditors. In such a situation, all the auditors are jointly liable. अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब लाइबिलिटी की बात आ रही है तो सारे के सारे ऑडिटर्स jointly liable होंगे। If by mutual agreement or from the point of view of convenience, work is divided among the auditors, then each auditor has to submit a separate report of the work done by him. कहते हैं अगर ऐसा केस आ जाता है, मतलब कि आपने जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट कर दिए, इट्स ओके, फिर आपने क्या किया कि सारे ऑडिटर्स जॉइंटली लायबल हैं, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के थ्रू वो क्या करेंगे, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर काम को बांट देते हैं ऑडिटर्स कि आप इतना कर लो, मतलब मैं इस काम में स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ये वाली कॉपीज चेक करता हूँ, मैं ये वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करूंगा, एग्जामाइन करूंगा, तो इस तरीके से उन्होंने अगर अपने काम को बांट लिया है तो हर एक ऑडिटर अपनी अलग से रिपोर्ट सबमिट कराएगा, सेपरेट रिपोर्ट फॉर सेपरेट वर्क, and is only liable for the work that has been done by him, और वो केवल उसी काम के लिए लायबल होगा जो काम उसने किया है, जिस काम की उसे रिपोर्ट सबमिट करा दे, उसके अंदर अगर कोई कमी पाई जाती है, अगर कोई फ्रॉड पाया जाता है तो वो उसके लिए लायबल है, जॉइंटली लायबल।
हाउएवर यूजुअली जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली लायबल, लेकिन कहा जाता है यूजुअली जो होता है सारे के सारे ऑडिटर जॉइंटली लायबल होते हैं, यानी अगर एक ने गलती की है तो वो सारे के सारे भुगतते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू अगर ऐसा काम कर लिया है तो साथ साथ उन्होंने ये बात भी बोल ही दी होगी कि भाई अगर इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन बुक ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई मिस्टेक पाई गई तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। तो इट मींस जो जिस ऑडिटर ने काम किया फिर वही रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो जॉइंटली सारे के सारे लायबल होंगे। ठीक है,